स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षण। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अब ईसा पूर्व वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब है ईस्वी से पहले, यानी कि जो पहली ईस्वी से लेके अब हम 2020वीं में जी रहे हैं, तो 2020 से 321 साल पहले और ऐड करो 2020 में, तो इतने साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो इसके अभिलक्षण में पहला अभिलक्षण है राजा। सर्वाधिक शक्ति का स्रोत राजा था। राजा व राज्य में भेद नहीं था। वह सर्वोच्च न्यायाधीश था। वह सर्वोच्च सेनापति था। शासन की बागडोर राजा के हाथ में होती थी। अर्थशास्त्र में लिखा है राजा ही राज्य है। शक्तिशाली मौर्य राज्य में राजा हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य हुए थे, अशोक हुए थे, जिन्होंने पूरे राज्य को अपने होल्ड में कर रखा था। नंबर 2 है मंत्री परिषद। राज्य को सही ढंग से चलाने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। मंत्री परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता था? अमात्य। प्रमुख मंत्री थे प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति, सन्निधाता आदि। प्रांतीय प्रशासन। पूरे प्रांत को 5 भागों में बांटा गया था। उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, ये आप देख रहे हो इधर तक्षशिला ऊपर मैप के अंदर। पश्चिम प्रांत, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। उज्जैन मध्य प्रदेश में देख रहे हो, ये क्या है? उज्जैनी थी। दक्षिण पथ, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। स्वर्णगिरी यानी सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध थी, इसलिए इसका नाम स्वर्णगिरी था। ये कर्नाटक में थी। कलिंग प्रदेश, इसकी राजधानी तोशाली थी। कलिंग प्रदेश उड़ीसा के अंदर था, जिसकी राजधानी क्या थी? तोशाली। प्राची, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र, जिसको आजकल हम पटना भी कहते हैं, बिहार की राजधानी। प्रांतों का शासन प्रबंध राजा के प्रतिनिधि करता था, जिसे कुमार कहती थी। नंबर 4 है नगर का प्रबंध। नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की एक परिषद करती थी, जो 6 उप समितियों में विभाजित थी। पहली समिति किससे संबंधित थी? शिल्प उद्योगों का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति यह विदेशी अतिथियों के सत्कार, उनके आवास का प्रबंध व उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखती थी। तीसरी उप समिति यह जनगणना तथा कर निर्धारण के लिए जन्म मृत्यु का ब्यौरा रखती थी। चौथी समिति यह व्यापार की देखभाल करती थी। पांचवी समिति यह कारखानों और घरों में बनाई गई वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। छठी समिति यह बिक्री कर वसूलती थी। जो वस्तु जिस कीमत पर बेची जाती थी, उसका 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूला जाता था। मौर्य, अब है नंबर 5 पॉइंट, असमान शासन व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य बहुत अधिक विशाल था। पहाड़ी क्षेत्र भी है, तटवर्ती क्षेत्र भी है, मैदानी क्षेत्र भी है। जैसे पाटलिपुत्र क्या है? मैदानी क्षेत्र। उसी प्रकार से जैसे हमने पढ़ा है कि तक्षशिला है, जैसे वो क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है, तटवर्ती क्षेत्र है, उड़ीसा का हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि साम्राज्य के सभी भागों पर समान रूप से नियंत्रण संभव नहीं था। नंबर 6 है आवागमन की सुव्यवस्था। अशोक ने मार्गों पर अतिथिशाला बनवाई, कुएं खुदवाए और पेड़ लगवाए, ताकि यात्रियों को आने जाने में सुविधा हो। नदी के द्वारा व भूमिगत दोनों मार्गों के द्वारा ही आवागमन होता था। फिर हमारा टॉपिक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य को विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहा जाता है। यह मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा इसी ने बनाया था। यह एक कूटनीतिज्ञ व नीतिकार था। इसने अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स देखने में यही प्रतीत होता है, लेकिन केवल ये अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं था। इसमें शासन संबंधी, न्याय व्यवस्था संबंधी, युद्ध नीति, विदेश नीति के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी। यह पुस्तक 15 खंडों में विभाजित है।
प्रत्येक खंड में तत्कालीन राजनीति, शासन प्रबंध, भारत की स्थिति, समाज व संस्कृति के बारे में विस्तार से बताया गया है।